सही है। जैसे मैं मिसाल दूं आपको, लेट सपोज हमारे पास ये क्वेश्चन होता, भाई दो सीक्वेंसेस हमारे पास हैं और उसमें मुझे ना मतलब कोई ऐसा नंबर तलाश करना है। एक सीक्वेंस आपके सामने लिख देता हूँ। मिसाल के तौर पे 1 4 और 7 है, सही है ना। ये है मेरी सीक्वेंस और इसमें मिसाल है मैं जा रहा हूँ 148 पर, ठीक है। एक सीक्वेंस है मेरे पास। तो दूसरी मेरी सीक्वेंस है 7 14 21 350 तक, ठीक है ना बेटा। ये एक मैंने अभी क्वेश्चन देखा। अब जो दो सीक्वेंसेस की कॉमन टर्म्स होती हैं तो उसकी कॉमन टर्म्स इस तरह से निकाली जाती हैं कि आप देखिए सबसे पहली टर्म इसमें से कौन सी है जो कॉमन है। तो सबसे पहली टर्म दोनों में जो है वो कॉमन 7 है बेटा, ये बात हो गई कंफर्म, ठीक है। बेटा सबसे पहले तो ये देख लिया कि भाई एक में 7 आ रहा है, दूसरे में भी 7 आ रहा है, यहाँ तक ओके। यस बेटा। मोहम्मद शहाब, मोहम्मद अहमद, समीउद्दीन, है ना। ये तो पहली बात हो गई हमारी कि दोनों के अंदर सबसे पहली कॉमन टर्म हमने देख ली। अब वो पहली हो दूसरी हो जो भी हो तो दोनों के दरमियान 7 है। नाउ हेयर द कॉमन डिफरेंस इज, यस क्लास कितना है बेटा, डी बोले 3 है ना। और इसमें कितना है कॉमन डिफरेंस बेटा, 7 है। तो अब मुझे ये देखना है कि भाई ये जो सीक्वेंस चल रही है वो किस सीक्वेंस यानी कितनी देर के बाद ये इसमें दूसरा जो नंबर होगा वो कॉमन होगा, ये देखना है मुझे। तो वो इस तरह से देखते हैं कि जो इसका ओवरऑल कॉमन, ये तो चलिए मैं इसको कॉमन डिफरेंस 1 कर देता हूँ, इसको कॉमन डिफरेंस 2 कर देता हूँ, ठीक है ना। तो जो मेरे पास ओवरऑल इसका जो कॉमन डिफरेंस बनेगा इस वाली सीक्वेंस का, वो बनेगा d1 इंटू डी टू। क्योंकि एक का आपको जंप लगाना है, फिर दूसरे का जो जंप लगेगा उसके बाद फिर वो कॉमन टर्म्स आनी शुरू होंगी। यानी ज़ाहिर है एक में 3 का गैप आ रहा है, दूसरे में 7 का, तो 3 7 टाइम्स, यानी दोनों के कॉमन डिफरेंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपका सेम नंबर आएगा, सही है ना बेटा, 3 7 टाइम्स। तो 21 के डिफरेंस से इनके कॉमन नंबर्स आने शुरू हो गए, सही है ना बेटा। एक का कॉमन डिफरेंस दूसरे का कॉमन, यानी अगर दोनों की सीक्वेंसेस की अगर कॉमन नंबर्स की बात करें तो ऐसे है। ओके बेटा, ये हो गई बात हमारी कॉमन डिफरेंस से रिलेटेड। अब बात करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स की। तो देखें एक सीक्वेंस जा रही है 148 तक और एक जा रही है 350 तक। हम 350 से पहले पहले बात सॉरी 350 से पहले बात करें तो 148 में कम नंबर से, और 350 में ज़्यादा है, यानी दूसरी वाली जो सीक्वेंस है 7 कॉमन डिफरेंस वाली। हम तो कम वाले की बात करेंगे ना, क्योंकि रेंज वहाँ खत्म हो गई 148 पे। इन बिटवीन दोनों के दरमियान कौन सा कॉमन है, यानी उसके लिए हम लास्ट टर्म जो है ना फिलहाल कंसीडर कर रहे हैं टी एन 148, ठीक है ना बेटा, ओके। अब वही हमारा जो फॉर्मूला है टी एन का, एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस, ये हमारी बात हो गई। पहली टर्म इसमें कौन सी है, फर्स्ट टर्म इज 7 प्लस एन माइनस वन, एन माइनस वन नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता। कॉमन डिफरेंस जो दोनों का आ रहा है यानी कितने गैप से इन दोनों में कॉमन टर्म्स आनी शुरू होंगी वो होगी डी वन इंटू डी टू यानी 21। और ये लेस देन हमें चाहिए 148 से, है ना, 148 से कम कम नंबर चाहिए, ऐसे ही ना बेटा, क्योंकि एक जा रहा है 350 तक एक 148, तो हमें तो 148 से पहले पहले चाहिए ना। तो इस कॉमन डिफरेंस के साथ विथ फर्स्ट टर्म 7 लेस देन 48 148 कितने नंबर से कितनी टर्म से वो हमें निकालनी है। तो बस यहाँ से n निकालना है बेटा, सही है ना।
और एन हमें पता है इसका कैसे निकाला जाएगा। एन जो है वो लेस देन वही टी एन माइनस यानी 148 माइनस 7 अपॉन में कॉमन डिफरेंस आ जाएगा और इसमें +1 हो जाएगा। बस ये नंबर कैलकुलेट कर लें आप एंड दैट इज योर आंसर। इसमें जो है मेरे पास कितना आ रहा है आंसर, 7.7 आ रहा है बेटा, 7.7 आ रहा है। तो एन की वैल्यू कितनी हुई, 7, 7.7 से कम यानी 7 हो गई। इज इट क्लियर क्लास? बस इसमें जो यूनिक बात थी ना वो ये कि अगर दोनों सीक्वेंसेस का अगर हम कॉमन डिफरेंस देखें तो एक अपने कॉमन डिफरेंस 3 से चल रही है, दूसरी 7 से चल रही है। तो अब हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि भाई ये जो 20 पहला जो नंबर आया 7 उसके बाद कितनी देर बाद आएगा। तो हमें इसमें कॉमन जो है ना ऐसे मिलेगा कि दोनों के कॉमन डिफरेंसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कॉमन नंबर मिलना शुरू हो जाएगा। यानी 20 इस पर्टिकुलर केस के अंदर 21 अगर मैं मल्टीप्लाई करता 21 से तो फिर हमें कॉमन डिफरेंस तो फिर हमें सेम नंबर दोनों सीक्वेंसेस के मिलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है बेटा, ये 7 बहुत कम नंबर है, दूसरे वाली सीक्वेंसेस में कॉमन डिफरेंस वगैरह की मिस्टेक हो गई थी तो वो मैं सही करके आपके पास अपलोड कर दूंगा। ये भी एग्जाम्पल अपलोड कर दूंगा। ठीक है क्लास, ओके बेटा। बस तो ये मुझे, हाँ समीउद्दीन वेरी गुड क्वेश्चन। देखें हमें क्या बोला गया है शुरू में सवाल में कि दोनों सीक्वेंसेस की कॉमन टर्म्स आप देखें। तो दोनों में पहला पहला नंबर तो फर्स्ट वन कॉमन नहीं है, एक में है दूसरी में नहीं है। और अगर मैं दूसरी वाली मैं देखूँ तो 7 से स्टार्ट हो रही है और इस सीक्वेंस में 7 आ रहा है। इसका मतलब हुआ दो दायरे जब पहली टर्म मैच करेंगे तो फिर आगे जाके सिलसिला चलेगा ना सेम टर्म्स का। इस वजह से फर्स्ट टर्म को और 4 को हमने नेग्लेक्ट किया। तो दोनों दोनों में जो कॉमन है क्योंकि यहाँ सिलसिला सारा कॉमन का चल रहा है ना, तो ए जो है यहाँ पर ए की वैल्यू हो जाएगी, ए जो है ना हमारा 1 है समी, क्योंकि वो हमें दोनों में कॉमन देखनी थी। दैट्स वाई हमने 1 और 4 को इग्नोर किया, 7 जो दोनों में कॉमन है और 148 से लेस इस वजह से भाई कि इस कॉमन डिफरेंस के साथ आप हमें एन बता दें कि इस कॉमन डिफरेंस हम कहाँ जाके रुकेंगे 148 से पहले। अच्छा उम्मीद है ये वाला सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है ना बेटा, और वो जो वाला था दूसरा वाला हमारा जो मैंने सवाल आपको दिया था करने के लिए वो मैं आपको उसका जो भी इशू था वो मैं सही करके आपको शेयर कर दूंगा। कोई सवाल कोई कंफ्यूजन तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ मैं। ये सवाल था बेटा मेरा, सम ऑफ द एपी इज, किसी भी एपी की अच्छा एक बात वैसे मैं बता रहा हूँ, हमने एपी भी पढ़ ली जीपी भी पढ़ ली। अगर मुझे कोई ये कहे जैसे ये एक एसएन है कि आप देखकर बताइए कि ये क्या एपी या जीपी किसी का सम हो सकता है। यस बेटा, मतलब मुझे सिर्फ कोई ये एसएन की ऐसे एक्सप्रेशंस देकर ना बोल रहा है। अच्छा ऐसे दो तीन एक्सप्रेशन दिए सम टू इन टर्म्स की, राइट साइड में देखिएगा प्रीवियस सारा एमसीक्यू टू अभी हम करते हैं। ऐसे इनकी दो एक्सप्रेशन तीन एक्सप्रेशन दिए, इसमें ये पूछा है कि भाई पहला वाला जो है दूसरा वाला तीसरा वाला, पहला वाला किस सीक्वेंस यानी हमारे कोर्स से रिलेटेड एपी जीपी है, एचपी का तो होता नहीं, एपी या जीपी का सम है। दूसरा वाला एपी या जीपी का सम है, सिर्फ सम देखकर बताना। तो कुछ अंदाजा हुआ बेटा, इतने हमने सवाल किए हैं सम के भी किए टर्म्स के भी किए, ये सवाल टर्म्स में भी पॉसिबल है कि हमें एन टर्म या सम टू एन टर्म यानी एन की फॉर्म में दी हुई है और सम टू एन टर्म दिया एन की फॉर्म में। तो उसको देखकर सम टू एन टर्म या एन टर्म को देखकर क्या कोई अंदाज़ा लगा सकता है कि ये सर एपी का सम है, ये जीपी का नहीं हो सकता, और ये जो है ये जीपी का सम है, ये एपी का नहीं हो सकता। किसी को अंदाज़ा हुआ बेटा?
पिज़्ज़ा कैसे बताइए, जो भी आपको समझ में आया आप बताओ। पहला वाला, लास्ट वाला एपी है, सेकंड वाला जीपी है, और फर्स्ट वाला एपी है। हाँ पिज़्ज़ा, ये बात सही है बिल्कुल। देखिए अगर हम दोनों के एसएन के फॉर्मूलाज देखें ना, लास्ट वाले के बारे में तो देखें कुछ कंफर्मेशन नहीं हो सकती। लास्ट वाला जो है ना वो प्रीवियस वाले पे डिपेंडेंट है, तो लास्ट वाले को तो मतलब थोड़ा मुश्किल होगा हमारे लिए डायरेक्ट बताना। लेकिन हाँ फर्स्ट टू मैं बता सकता हूँ, इज इक्वल टू एन अपॉन टू बेटा, अपॉन टू होता है ना, एपी की बात कर रहा हूँ, तो टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन इंटू, ये कौन है ना हमारा ये होता है उसका एपी का, और ए आर की पावर एन माइनस वन ओवर आर माइनस वन, ये होता है हमारा जीपी का सम। अब दोनों के फॉर्मूलाज का ना आप फॉर्मेट देखिए जरा, इसमें क्या होगा अगर एन बच गया, यहाँ एन और यहाँ एन मल्टीप्लाई में क्या बनेगा बेटा, एन स्क्वायर बनेगा, लाजमी लाजमी तौर से बनेगा। तो ये जो है एपी का सम है कंफर्म। अगर हमसे कोई ये एक्सप्रेशन लेके बोल दे आपसे, आप क्या कहते हैं कि ये एपी का सम बन सकता है, यस और नो? तो अगर हमसे कोई ये पूछे तो यस, इट कैन बिकम द सम ऑफ एपी। ये नहीं है वो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन क्योंकि हम फॉर्मूले के ऊपर अंदाजा लगा रहे हैं, तो फॉर्मूला कुछ इसका ऐसे है कि एन इंटू एन, एन स्क्वायर तो बनना है, एन आए ना आए लेकिन एन स्क्वायर तो बनेगा। अच्छा यहाँ क्या फॉर्मेट होता है बेटा, कोई एक नंबर रियल नंबर के ऊपर या इमेजनरी नंबर के ऊपर पावर एन होती है, यहाँ पर ऐसी है एक इमेजनरी नंबर के ऊपर पावर एन होती है, बाहर कोफिशिएंट है नहीं है उसका, हमारा कोई मसला नहीं है। ये कंफर्म हम कर सकते हैं कि इट इज़ इन दी फॉर्मेट ऑफ जीपी। सही ना बेटा, थोड़ा बहुत अंदाजा हो रहा है ना? मतलब अगर मेरी बात आप नहीं कैसे कर पा रहे हो तो आप फॉर्मूले को देखो जरा। तो इन इन दिस फॉर्मूला, जीपी के फॉर्मूले में, यानी जो सम टू एन टर्म्स होता है जीपी का, आर की पावर एक रियल नंबर की पावर एन होता है। अब उसमें माइनस वन हो रहा है नहीं हो रहा, वो तो अगर पूरे फॉर्मेट में होता तो हम अंदाजा लगा सकते थे, यानी तब हम बोलते। लेकिन इस तरह का कुछ है तो यहाँ पर, यानी रियल नंबर और पावर में एन है, और यहाँ एपी में क्या होता है, एन इंटू एन, एन स्क्वायर जैसा कोई चीज़ आती है। ठीक है ना बेटा, इज इट क्लियर? मैं जो बताना चाह रहा हूँ क्लियर हो गया? ठीक है, अगर इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। तो ये फॉर्मूले से अंदाज़ा लगाना भी आना चाहिए। यानी बाद बच्चे फिर वरना यही यही बातें कर रहे हैं, सर ये एपी का तो समझ नहीं लग रहा, सर ये जीपी का तो समझ नहीं लग रहा, तो आप फॉर्मूले से भी खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा इसमें आता हूँ मैं एमसीक्यू 2 में, सम टू एन टर्म्स आपको दिया हुआ है, और 64 जो है वो कौन सी लोकेशन पर है ये पूछ रहा है, यानी एन की वैल्यू पूछ रहा है। कोई बताएगा बेटा कैसे करेंगे? मैं पूछता हूँ ज़रा। एमन आप थोड़ा सा बताओ बेटा, अगर कुछ आइडिया है इसका, ये कैसे करेंगे? पूरा चैप्टर 6 ख़त्म हो गया हमारा। बाकी स्टूडेंट्स जिनको आ गया है, लॉजिक समझ में आ गई, वो ज़रा खामोश रहिएगा। एमन क्लास में है बेटा? अरीबा अब्दुल रसूल आप बताइए, एमन की अटेंडेंस तो मेरा ख्याल है शायद गई। अरीबा अब्दुल रसूल, अरीबा अब्दुल रसूल आप क्लास में हो बेटा? ये जो भी आपके समझ में आ रहा है, सही गलत जो भी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दी एमसीक्यू 2, जो आपको समझ में आ रहा है बेटा आप बताओ। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, राइट राइट, ज़बरदस्त। अच्छा जी, फारूक अहमद आप बताइए।
समो, हाँ सही। अच्छा हेमन, हेमन कहाँ थे आप इतनी देर? ठीक है बेटा, ओके। आ, सही है। फबेहा बेटा आप बताओ। सर इसको इस तरह से मेरे ख्याल में कर सकते हैं, बाकी स्टूडेंट्स ने भी पार्टिसिपेट किया। फबेहा, ठीक है। हमने ये बात पहले काफ़ी पहले क्लास में ही डिस्कस की है कि दो सम कंसेक्यूटिव सम का अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो सब कुछ कट जाता है, एक टर्म बचती है और जो टर्म आपको चाहिए वही वाली रह जाए। जैसे मुझे यहाँ 4 टर्म चाहिए ना, तो मैं S4 में से S3 निकाल दूंगा। मुझे 15th लोकेशन पे टर्म चाहिए, तो मैं सम 15 टर्म्स का और माइनस सम 14 टर्म्स का इसमें से डिफरेंस निकाल दूंगा, तो मुझे वो लोकेशन पता लग जाएगी। पुरानी बात है। अब सिर्फ करना ये है बेटा कि इसमें एस एन का फॉर्मूला यानी 3n² + 5n, और n की जगह पर n-1 यानी 3 × n-1 होल स्क्वायर 5 × n-1। बस यहाँ आपको ये जो वैल्यूज़ है ना बेटा, ये वेरीफाई करनी है। और आप ये खुद से भी चेक कर सकते हो कि ये जो है ना हमारे पास चेक हो रहा है, यानी वेरीफाई हो रहा है 27 के ऊपर ओनली, बाकी कहीं भी वेरीफाई नहीं हो रहा। ठीक है ना बेटा? देखिए फिजा, अगर लेट सपोज मुझे ये कहा जाता कि आप मुझे 6 टर्म निकाल कर दो, तो मैं सम से, यानी हमें हमारे पास एक्सपेक्टेशन किसकी है, सम की, और मुझे टर्म रिक्वायर्ड है, तो मैं क्या करता, 6 टर्म्स में से 5 टर्म्स का सम माइनस कर दो। इसकी क्या लॉजिक है, इसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे? इसको ऐसे जस्टिफाई करेंगे बेटा कि मैंने लिखा T1 + T2 और T3 आ गया, फिर T4 आ गया, है ना, T5 आ गया, और ये आ गया T, यानी 6 टर्म्स का सम तो मैंने शुरू में लिख दिया। ओके फाइन। माइनस, माइनस मैंने किया इसमें से ये 5 टर्म्स का सम। अब आप खुद बताएं, 1 से लेकर 5 तक सब कुछ कैंसिल, तो T6 ही रह गया ना, है ना? सब्ट्रैक्ट की ये रीजन आ रहा है ना बेटा, सम ऑफ 6 टर्म मींस T1 + T2 + 6 टर्म्स तक का सम, और सम 5 मतलब 1 से लेकर 5 टर्म्स तमाम टर्म्स का सम। तो जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा 1 से 4 सब कैंसिल, सॉरी 1 से 5 सब कैंसिल, सिर्फ 6 टर्म रह गई बस। ओके, और मेरे पास डायरेक्ट आ गई। तो इसी लॉजिक के ऊपर ये सवाल था, लेकिन ये सवाल में ना, देखिए नॉर्मली ये सवाल ऐसे होता, और अगर मैं चलिए सवाल को चेंज करता हूँ, इस सम टू एन टर्म आपको दिया हुआ है, और ऐसा सवाल मैंने, अब मुझे याद आ रहा है कहीं ना कहीं या तो क्लास में करवाया या एमसीक्यू में कहीं ना कहीं आपको दिया जरूर है। सम टू एन टर्म दिया हुआ बेटा, फाइंड इट्स 6th टर्म, ये मुझे कहा गया, तो मैं ऐसे निकालता इसको, सही है ना बेटा? ये तो मैंने इसको ऐसे एक्सप्लेन कर दिया। अब ये 6 टर्म्स जो हैं कैसे नहीं, यानी 6 टर्म्स का सम कैसे निकलेगा बेटा? ज़ाहिर है सम की एक्सप्रेशन दी हो तो सम ही निकलेगा ना। यहाँ पर क्या लगा दूंगा बेटा मैं, 6, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 6, और यहाँ पर ये ऐसे मेरे मैं इसको माइनस करूँगा, माइनस किससे करूँगा, ये 5 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 5 आ जाएगा। इज राइट? ओके, इसको न्यूमेरिकल आंसर इसका निकाल लेंगे, यानी सम अगर दिया हुआ है तो टर्म इस तरह से निकलती है। ठीक है ना बेटा? ओके। अच्छा, अब इसका कन्वर्स कर दें एमसीक्यू दूसरे 3 पर मैं आ रहा हूँ। पहले मैं एक ऐसी सवाल दे रहा हूँ आपको, मुझे टर्म दी हुई बेटा Tn = 4n + 3 दिया हुआ है, ठीक है, और मुझे सम निकालना है 50 टर्म्स का, 41 टर्म्स चले। अब मैं कुछ भी नहीं बोल रहा, अब आप लोग बोलें, जो आप लोगों को समझ में आता है आप लोग बताते रहो बेटा। उल्टा कर दिया मैंने, टर्म आपको दी हुई एनी टर्म, और सम टू एन टर्म निकालना है। यस बेटा। जल्दी भाई जल्दी, चैप्टर खत्म कर दिया हमने तो। अब अगर अभी भी सोचेंगे तो फिर तो भाई, एस एन का फॉर्मूला अभी ऊपर पढ़ा हमने, n/2 2a + n - 1 चलें वही वाला लगा दो। अगर लास्ट टर्म पता हो तो वाला भी लगा सकते हैं, इतना आसान कर दिया मैंने। तो ये कंफर्म एपी है बेटा। अच्छा, एपी टर्म से किसे अंदाजा लगाते हैं?
नहीं नहीं मनीषा, ये तो नहीं नहीं, हर लॉजिक हर जगह नहीं लगती बेटा। आप क्या कर रहे हो, सम का एक्सप्रेशन ही नहीं है बेटा, तो आप सम कहाँ से ला रहे हो? ये तो सवाल कन्वर्स है ना, क्वेश्चन MCQ 2 का कन्वर्स है बेटा। मनीषा, ये बड़ी खतरनाक मिस्टेक हो रही है। देखिए बेटा, हर चीज़ हर जगह अप्लाई नहीं होती ना। ये चीज़ थी, ये सवाल समझिएगा, ये MCQ 2 क्या था, सम टू एन टर्म दिया हुआ, यानी SN की एक्सप्रेशन दी आपको, SN दिया हुआ, ये देखो SN इज गिवन टू यू, ओके। SN दिया हुआ है और मुझे टर्म निकालनी है, ठीक है मनीषा। हाँ, नहीं नहीं, वो अभी मैं एन को छोड़ें आप पहले ये समझो कि आपको क्या गिवन है, क्या रिक्वायर्ड है। इन MCQ 2 एस एन दिया हुआ बेटा, और आपसे टर्म रिक्वायर्ड है, और इसमें क्या है, इसमें आपको टर्म देकर सम पूछ रहा है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस हो गया। अब मैं आता हूँ इस तरफ, ये जो मेरे पास एस एन का फॉर्मूला है ना बेटा, एक तो ये वाला यूज करते हैं हम एस एन में, है ना, AP में। और एक कौन सा यूज करते हैं बेटा, A+Pn ना। अब मुझे हमेशा आप बताओ, ये जो दूसरा वाला है, ये ज़्यादा बेहतर है, ये वाला। फर्स्ट टर्म इससे निकलेगी, लास्ट टर्म भी इससे निकलेगी, है ना। एक फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म निकल जाएगी ना इससे। S41, तो ये होगा 41/2, ये हो गया। अच्छा, फर्स्ट टर्म निकालनी है, तो इसमें 1 लगा दो तो फर्स्ट टर्म आ गई बेटा। इसमें आप 1 लगा दो तो फर्स्ट टर्म आ गई। बोले भाई यस और नो। प्लस, और यहाँ पर अगर आप 41 लगा दो, इसमें n की जगह 41 लगा दो तो लास्ट टर्म आ गई। आया समझ में? हमेशा आप बताइए, ये मिस्टेक थोड़ी खतरनाक मिस्टेक हो गई बेटा, तो ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी हो गया था ये। अच्छा राइट, तो थिंग्स आर डिफरेंट। जहाँ चीज़ों को सेम करना है हम बिल्कुल सेम करेंगे, लेकिन जहाँ सेम नहीं करना वहाँ पर जो है ना 174 आया है। और ये 3567, ये हो गया। ठीक है बेटा, तो ये है अब सवाल मेरे पास। इसमें बेटा आपको अलजेब्रा का फॉर्मूला दिया हुआ है कि अगर हम ये 2 फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसा होता है, 3 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसा होता है, 4 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसा होता है। पावर 4 के साथ ये इस तरह से एक्स स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर x³ आएगा। ये फॉर्मूले के अंदर थोड़ा सा चेंज कर दिया। हाँ ठीक है। अब नाउ दी, अब अगर मुझे ये 3 टर्म्स है ना, x³ आएगा ना, फिर x आएगा, फिर x⁻0 बाइनोमियल में ऐसा। बाइनोमियल खैर हमने अभी नहीं पढ़ा, लेकिन ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है। अभी x की पावर 4 फैक्टर है तो 4 आएगा, फिर क्यूब, फिर x², फिर x⁻0। अब यहाँ है 100 फैक्टर, 100 है ना बेटा, पहले वाले में 1 आया, 2 आया, तो ये टोटल 100 फैक्टर से 100 तक गया। 99 पूछ रहा है, तो अगर ये 100 x की पावर पूछता तो ये असल में कुछ इस तरह से होता। देखिएगा बेटा ज़रा, अगर इसको एक्सपेंड करूँ तो पहली टर्म इसकी आएगी 100, क्योंकि 100 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, और उसके बाद आएगी 99, ठीक है ना। और A+B, यानी ये नंबर्स कुछ ऐसे ही चलते रहेंगे और ये जाकर रुकेंगे, यानी यहाँ 1 2 3 आएगा इसका, इसके नंबर 1+2+3, क्योंकि ये नंबर ऐड हो रहे हैं ना, 20 नंबर 1 A B C D है ना, 4 बार ऐड हुए, फिर ये जो और नंबर्स आते रहेंगे तो ये इस तरह से ऐड होते रहेंगे, ठीक है ना बेटा। तो बात समझ में आती है बेटा? तो ये सीरीज, ये जो 100 फैक्टर्स मल्टीप्लाई होंगे ना, तो 100 में प्रीवियस क्वेश्चन दिखा दूँ। 1 मिनट फिजा, मैं जा रहा हूँ बेटा प्रीवियस क्वेश्चन पे, इससे कंप्लीट कर लूँ, मैं जा रहा हूँ बेटा, वापस जा रहा हूँ। एक्स की पावर 100 आ गई पहले, फिर 99, 99 के अंदर क्या होगा, 1 से लेकर 100 तक सारे नंबर्स का सम होगा। तो अब सिर्फ आपका काम रह गया
1 से लेकर 100 तक नेचुरल नंबर का सम करना, और नेचुरल नंबर का सम के लिए मैंने कहा था n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, ये याद रखिए, सही है ना, बोला था ना बेटा, तो देखिए यहाँ आ गया, तो n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, दिस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सही है बेटा, इज इट क्लियर? मुझे ये कंफर्म कर दें बेटा, ये वाला एमसीक्यू तो हो गया ना, एमसीक्यू 3 तो समझ में आ गया ना, सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकालना था, बस उसमें थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया था सवाल, बोले बेटा यस और नो? ठीक है, राइट राइट, मुझे ये सवाल है बेटा, सम निकालना है बेटा 41 टर्म्स का, और एन की वैल्यू आ गई बेटा 41 अपॉन टू फर्स्ट टर्म प्लस, मैं इसको और आसान कर देता हूँ आपके लिए, आप ये ज़रा देखिएगा, फर्स्ट टर्म और 40 फर्स्ट टर्म, तो ये फर्स्ट टर्म निकली बेटा, जैसे ये फर्स्ट टर्म है ना, एन एन लगाने का मतलब यहाँ फर्स्ट, और यहाँ 41 लगाने का मतलब 40 फर्स्ट टर्म। बेटा कौन सा वाला, ये जो ये है, ये मैं रिपीट करूँ कौन सा, बरीरा, मनीषा, मुइजुद्दीन, थ्री, अच्छा मैं करता हूँ मेरा, हिस्सा आप बताइए, ये सवाल देखिए आपने, 41 टर्म्स का जो सम निकालना है, हाँ तो उससे सम निकलेगा ना, नहीं हिस्सा, आप माइक ऑन करो बेटा जरा, माइक पे बोलो जरा, आप बताओ क्या मसला है। सर आपने S41 लिखा है ना, और इसे सम के फॉर्मूला में डाला है n की जगह, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये 41 टर्म्स तक का सम है, 41st टर्म नहीं? बाकी स्टूडेंट्स बेटा, हिस्सा की आवाज़ आ रही है किसी को? सर मेरी आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा एक मिनट में, एक मिनट रीजॉइन करता हूँ, मेरे शायद यहाँ इस एंड से कुछ प्रॉब्लम है। हिसाब ज़रा बोलिएगा आप, क्या प्रॉब्लम आ रही थी बेटा? सर आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है। सर आपने जो सम का फॉर्मूला लगाया था S41 वाला, उसमें आपने n की वैल्यू 41 सपोज की और S41 निकाला, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये 41 टर्म्स तक का सम है, 41st टर्म खुद नहीं है? नहीं तो 41 टर्म तो रिक्वायर्ड ही नहीं है ना, आपको टीएल की एक एक्सप्रेशन दी और 41 टर्म्स का सम निकालना है, तो ये एस का क्या मतलब होता है, सम ही होता है ना, तो सम ऑफ 41 टर्म्स रिक्वायर्ड है, तो एस एन का फॉर्मूला लगा के सम निकाल लिए, ओके सर। ठीक है। अच्छा मुझे लगा ओके ओके। और अगर टी दिया हुआ तो भाई वो तो हम कुछ अल्फाबेट से भी तो चल रहे हैं ना, कैपिटल टी जो टर्म, अगर टर्म का टी पहला उठा लिया तो टर्म रिप्रेजेंट हो रही है उससे, और सम का जो है पहला लेटर उठा लिया तो उससे सम रिप्रेजेंट हो रहा है, ये बात है। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये सवाल बेटा जिन स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया वो ज़रा देखें। देखिए अलजबरा के अंदर आपको ऐसा देखने को मिलता है, हमने असल में बायनोमियल नहीं पढ़ा ना, तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को ये क्यूब तक समझ में आ गया, समझ में ना आए तो कोई मसला नहीं है, आप इन तीन को देखकर भी आगे का अंदाजा लगा सकते हैं। दो फैक्टर है ना बेटा, एक्स स्क्वायर फिर एक्स की पावर जीरो, तीन फैक्टर है तो एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद एक्स आएगा, फिर एक्स की पावर जीरो आएगी, चार फैक्टर है तो एक्स की पावर फोर, फिर एक्स क्यूब, फिर इस तरह से एक्स स्क्वायर एक्स और एक्स की पावर जीरो तक जाएगा। ये 100 फैक्टर है ना बेटा, पहला इसमें 1 आ रहा है फिर 2 आ रहा है, तो 100 तक जाना मतलब देयर आर 100 फैक्टर्स, तो ये एक्स की पावर 100 आएगी कंफर्म, फिर उसके बाद 99 भी आएगी, फिर 98 आएगी, और ये एक्स की पावर जीरो तक जाएगा, सही है बेटा। मुझे क्या इससे कैच कैच क्या करना है भाई, अगर दो टर्म्स थी तो एक्स का कोफिशिएंट क्या बनना है, इन दोनों नंबर्स का सम, और माइनस शुरू में तीन थे तो ए प्लस बी प्लस सी बन रहा था, चार थे तो ए प्लस बी प्लस सी सी और डी बन रहा था। अब 100 फैक्टर से तो ये जितने भी नंबर्स है ना बेटा 1 2 3 100 तक, इन सबका सम होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टिल 100, तो x
एक्स की पावर 100 मुझे नहीं चाहिए क्योंकि उसका फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट तो 1 था, सब में देंगे मैंने। तो 99 के साथ जो कोफिशिएंट आएगा वो इन तमाम के तमाम ये जो नंबर्स नज़र आ रहे हैं मुझे 1 से 100 तक डॉट 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 है, 100 तक के नंबर्स का सम है। तो इसका जो सम बनेगा वो होगा एक्स पावर 99 का कोफिशिएंट। और यहाँ देखिए सब में माइनस आ रहा है तो यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन लेकर सब में लिख दिया माइनस, और 100 × 100 + 1 ये n+1/2 और ये इसका सम आ गया। ये थी इसकी लॉजिक। बरीरा, मुइजुद्दीन एंड बाकी बेटा जिन स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम थी वो ज़रा मुझे बताएं क्या मसला था। जी मुइजुद्दीन एंड बरीरा और बाकी बेटा कोई स्टूडेंट जिसको इसमें प्रॉब्लम हो रही थी समझने में तो ज़रा मुझे बताएं, अगर अभी भी कुछ मसला है नहीं समझ में आया तो बोले बेटा। थोड़ा इसमें क्या प्रॉब्लम हुई मुझे बताएं, मैंने सेकंड टाइम रिपीट किया, मुझे आप स्पेसिफिक बताओ कि सर यहाँ मसला हो रहा है, ये क्या कैसे आ गया। सेकंड स्टेप जो मैंने सोल्यूशन किया उसका ना बरीरा देखें, कंसीडर नहीं किया, नहीं कंसीडर नहीं किया, गिवन है, गिवन है। देखें बेटा आप खुद गौर करें, ये दो फैक्टर हैं तो एक्स की पावर स्क्वायर तक जाए, यानी दो एक्स की पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स, तीन फैक्टर हैं तो एक्स की पावर में नंबर ऑफ फैक्टर है एक्स की पावर में 3, देयर आर 4 फैक्टर्स तो एक्स की पावर में 4 आ रहा है। अब ये कितने फैक्टर हैं बेटा आप खुद अंदाजा लगाओ ना, 1 2 3 डॉट 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 दरमियान में सारे कहाँ तक जा रहा है 100 तक, 1 से स्टार्ट करो 100 तक जाओ तो 100 बना ना बेटा, इसका मतलब 100 जाएगा ना पावर में हमेशा। ओके भाई अगर पावर में मैं इस सीक्वेंस को आगे बढ़ाता हूँ, इस सीक्वेंस को, ये वाली जो सीक्वेंस है इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, इस तरफ समझना बेटा, राइट साइड पर मैं इस वाली सीक्वेंस को आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ मैं एक फैक्टर आगे ले लेता हूँ एक्स माइनस, अब बोले बेटा मनीषा आप बताइए, मैंने एक्स माइनस बी जी एक्स माइनस ई तक के जो 5 फैक्टर कर दिए, मनीषा एंड अरवा, तो इसमें आप मुझे बताइएगा कि सर इसमें जो एक्स की पावर है वो ये होगी और दूसरे वाले में जो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और ई आया इसके अंदर क्या होगी, ये मुझे बताइए बेटा, आप बताइए। हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर, हाउ मेनी फैक्टर्स बरीरा, हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर, देयर आर 5 फैक्टर्स। बरीरा आप बताइए बेटा, 5 फैक्टर्स है ना, तो x की पावर में 5। ओके अब जब पावर 5 आए ना तो इसके बाद एक कम होगी 4, फिर उसके बाद आएगा क्यूब, और ये अब असल में इतना लिखना पॉसिबल नहीं है, इस वजह से पूरा फॉर्मूला ये बहुत बड़ा होता है, पावर 4 के लिए 5 के लिए बहुत बड़े बड़े फॉर्मूलाज हैं अलजेब्रा के, हमें जितनी रिक्वायरमेंट थी मैंने उतना लिखा सिर्फ, पहला वाला 3 फैक्टर है लिख दिए, इसमें 4 फैक्टर, इसमें 5 फैक्टर, तो इतने सारे फैक्टर लिखना पॉसिबल नहीं है बेटा। ठीक है अब मैं जो समझाना चाह रहा था वो समझ में आया बेटा, 5 फैक्टर है तो एक्स की पावर 5, फिर उसके बाद एक्स की पावर 4 आएगा, फिर एक्स क्यूब आएगा, एक्स स्क्वायर एक्स, और फिर एक्स की पावर 0। अब ये नंबर्स कहाँ तक ऐड हुए बेटा, ए से लेकर ई तक सब नंबर ऐड हो गए है ना। इसी तरह से यहाँ पर ये 1 से स्टार्ट होकर 100 तक जा रहा है तो एक्स की पावर 100 बनी बेटा। ओके और उसके बाद एक्स की पावर 99 फिर 98 97 एंड देन सो ऑन सो फोर्थ अप टिल एक्स पावर 0 तक ये सिलसिला चलेगा। हमें जो चीज़ चाहिए वो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट आप यहाँ से अंदाजा लगाएंगे, 1 ए प्लस बी हो रहा है यानी दोनों नंबर के साथ, 3 है तो ए प्लस बी प्लस सी हो रहा है, 4 है तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो रहा है, 5 है तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ई हो रहा है। 100 तक है तो बेटा सारे नंबर का सम कर देंगे, और हमें फॉर्मूला पता है नेचुरल नंबर के सम के लिए, मैंने कहा था आपको याद रखना है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और सॉरी n+1/2 याद है बेटा, और मैंने इसको अप्लाई करके आंसर निकाल लिया। अब बोले बेटा कोई प्रॉब्लम है कन्फ्यूजन है कुछ तो और एक्सप्लेन करें इसको। मनीषा आप बताइए एंड अरवा आप भी बताओ बेटा, मुइज आप भी। ये था बेटा सवाल। अब देखिए जैसे एपी के अंदर जनरल बात है, जैसे आपको आप कोई भी नंबर सपोज करें उससे ए प्लस बी प्लस टू डी कर दें,
लेकिन यहाँ पर मैंने ये नंबर इस वजह से लिखे हैं, और नॉर्मली मैथमेटिशियंस ऐसे ही लिखते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जब आप इसको सम अप करेंगे तो डी कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से जीपी के अंदर आप एक पर्टिकुलरली नंबर सपोज करते हैं ए अपॉन आर, ए और ए आर, अगर जब मल्टीप्लाई करें तो आर कैंसिल हो जाए और ए आ जाए डायरेक्ट 12। तीन नंबर सपोज ऐसे करते हैं, ए माइनस बी, ए और ए प्लस। राइट ट्राइंगल की तीन साइड्स होती है, तो ट्राइंगल का जो एरिया है वो 24 है, ठीक है, और उसकी लेंथ बतानी स्मॉलेस्ट वाली की। तो अगर बेटा मेरे पास, आप जरा गौर कीजिएगा, एपी में नंबर सपोज करने हो तो इस तरह से सपोज कर सकते हैं ना, यस और नो? मैंने कर दिया। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। विशाल आप ना मुझसे किसी और टाइम में आप समझ लेना, 3 या 4 मरतबा हो गया बेटा, सिर्फ में वो एक एमसीक्यू से सारा टाइम ज़ाया हो जाएगा। मैं नेक्स्ट ब्रेक में किसी और टाइम में ना मुझसे आप समझ लेना, ठीक है विशाल? क्योंकि वो मैंने आई थिंक शायद तीसरी मरतबा मैंने उसको रिपीट किया था, और उसमें और टाइम लगेगा। मुझसे ब्रेक टाइम खुद खुद से ब्रेक टाइम में मुझसे पूछ लेना, तो मैं बता दूंगा। बेटा एपी में ये 3 नंबर आ गए, ए माइनस बी, ए और ए प्लस बी, ठीक है। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है बताइए, बताएगा कोई? वेयर द कॉमन डिफरेंस इज? यस बेटा, कॉमन डिफरेंस कितना है इसका? हाँ डी है, स्मॉल डी है। और ये मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम लगा के आया भाई, ए जो है एक नंबर है, डी एक नंबर है, सारे साइड से तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती, तो सारी पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर में पॉजिटिव ऐड करेंगे तो ग्रेटर आंसर आ जाएगा, और पॉजिटिव नंबर में से पॉजिटिव नंबर को माइनस करेंगे, आपका आंसर कम हो जाएगा, है ना? तो सबसे कम कौन सी? ए माइनस बी, ठीक है। और ए तो वैसे ही ए प्लस डी से तो कम होगी कम से कम ना। तो एरिया किसके बराबर बेटा? बेस इंटू हाइट अपॉन 2 होता है। ये मैंने लगा दिया एरिया, ठीक है ना बेटा? बेस और हाइट असल में हाइपोटेन्यूज तो नहीं बन सकती ना, बेस और हाइट, परपेंडिकुलर और बेस ए माइनस बी और ए प्लस बी ही बनेगी, सही है ना? ए और ए प्लस ए और ए माइनस बी, क्योंकि ए प्लस डी तो हाइपोटेन्यूज है ना, वो आप राइट ट्रायंगल को अगर आप शेप देखें तो राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज तो बेस और परपेंडिकुलर नहीं बन सकती ना, बेस और हाइट। बेस और हाइट आपकी ए माइनस बी और ए ही बन सकती है, क्योंकि ए प्लस बी तो हाइपोटेन्यूज है ना। ये मैंने बेटा यहाँ पर मुझे अंदाज़ा था ए की वैल्यू 4D है, ए की वैल्यू 4D, तो ये 3D बना, और 3 4 12 डी स्क्वायर, तो डी की वैल्यू आ गई मेरे पास। तो अब ए माइनस बी निकालें ज़रा, ए माइनस बी यानी स्मॉलेस्ट साइड। तो यहाँ ए असल में आपको ये डी से ही सारा मसला हो जाएगा, वो ए की वैल्यू तो 4D है ना, तो ए की वैल्यू आप 4D लगाएंगे, 4 माइनस 1 तो 3D, 3D यानी 3 3 9, 9 है आंसर, ये 9। अच्छा हाँ सही है, सही है, सही है, 3 2 6, ऑप्शन डी सही, राइट राइट, ठीक है। अरे बा वो गलती से लिख दिया था, 2 है बेटा, कॉमन डिफरेंस 2 है ना, तो 3 2 6, राइट। आगे बढ़े बेटा, फर्स्ट क्लास, आगे बढ़े बेटा। भाई दो 2 डिजिट के वो नंबर जो 7 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 2 दे, सही है ना बेटा? नंबर होने जरूरी हैं, तो अच्छा 2 डिजिट के जो नंबर हैं वो मैंने लिस्ट डाउन कर दिए। अब इसमें से मुझे कौन से रिक्वायर्ड है बेटा, ये जरा देखें जरा। 2 डिजिट के नंबर होते हैं 7, मतलब 7 7 को तो इग्नोर करें आप, 7 टू द 14, 14 21 और आगे से चलेगा, रिमाइंडर प्लस 2 चाहिए ना, है ना? तो 7 में 7 टू द 14, 14 तो हो गया, 14 में अगर आप 1 लेंगे 15, 15 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 1 बचेगा बेटा। और अगर 16 को मैं डिवाइड करता हूँ, 16 डिवाइड, ये बात समझ में आती है ना बेटा सबको? भाई अगर मैं इसमें एक ऐड कर देता हूँ 1, तो मुझे, यस और नो बेटा, ये जो मैंने बात कही, 15 को 7 से डिवाइड करें रिमाइंडर 1, और 16 डिवाइड बाई 2 7 करूँगा मैं, तो मुझे कॉमन डिफरेंस और रिमाइंडर जो है वो
आप यहाँ देखो, मैं लिख कर बता देता हूँ आपको। 15 बेटा डिवाइड में 7 करो, तो नाउ व्हाट इज द रिमाइंडर? 1 आएगा ना भाई, यस और नो? इसको 16 कर देता हूँ बेटा, रिमाइंडर कितना बना? 2 बना ना, क्योंकि 14 तक तो कम्प्लीटली डिविजिबल है। 15 और 16 दो रह जाएंगे, तो दो आपका रिमाइंडर बचा। ठीक है, अब इसमें जो मैं सीरीज बना रहा हूँ वो जरा गौर से समझिएगा। 2 डिजिट के नंबर, वो जो रिमाइंडर टू देंगे, वो कौन कौन से होंगे बेटा? 16, और इसमें 21 में 2 ऐड करो 23, और 98 के अंदर 2 ऐड किया ना हो जाएगा, उसको छोड़ दें, है ना? 3 यानी 93 पे इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। बस अब इसका सम निकाल लेंगे आप टी एन वाई फॉर्मूले से। अब बताएं बेटा। यस, अभी बोले बेटा, ये सही है? भाई फर्स्ट टर्म मुझे पता है 16, लास्ट टर्म भी पता है 20 93, बस लास्ट फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म एन निकालना है मुझे। एन निकाल के मैंने कर दिया इसको सॉल्व। एन आप निकाल लीजिएगा। इसी नेक्स्ट है बेटा, इसमें पूछ रहे थे कि ये एपी में लाए कर रही है, जीपी में लाए कर रही है, एसपी में, ये प्रोग्रेशन ही नहीं है कोई ना, यानी किस या इसमें अगर कॉमन डिफरेंस है ए बी बन गई, कॉमन रेशो है तो जीपी बन गई, और रेसिप्रोकल करके इनकी इंडिविजुअल टर्म्स को अगर आप ए बी गेट कर पा रहे हैं, ए पी मिल रही है आपको, तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन। कोई कोई बताएगा बेटा? किसी को आइडिया है इसका? कुछ कुछ अंदाजा है? अगर है तो बताएं। कौन सी है? समी, आप रीज़न बताइएगा। समीउद्दीन। बाकी स्टूडेंट्स एक्सीलेंट, उन्होंने बहुत क्विक रेस्पॉन्स किया है। यस, रेसिप्रोकल है, ज़बरदस्त। देखिए, एन को मैं अगर रेसिप्रोकल कर दूँ ना बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये ऐसे बन गए। एन की जगह 1 लगेगा पहले, भाई सम यही होता है ना, 1 1 के गैप से आप आगे बढ़ोगे, 1/1 1/2 1/3। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो करस्पॉन्डिंग ए बी इसकी बन रही है 1 2 3। ए बी की टर्म को रेसिप्रोकल करने से मुझे एच पी मिलती है, यही हुआ है। लेकिन लिखा हुआ सम की फॉर्म में, तो बेसिकली ये सीरीज है, असल में ये सीरीज है। हाँ, राइट राइट शहाब, असल में ये सीरीज है, लेकिन आपसे जो एमसीक्यू में पूछा जा रहा है ना, वो ये कि नेचर पूछी जा रही है कि कॉमन डिफरेंस है, कॉमन रेशो है, ये पूछा जा रहा है। बेसिकली ये सीरीज है, प्लस की फॉर्म में लिखी है ना। लेकिन कोई मसला नहीं है, अगर आप इसको इन अ सेंस सीक्वेंस के सेंस में भी बात करते हैं तो कोई ऐसा इशू नहीं है। बेसिकली ये सीरीज है टेक्निक, क्योंकि सीरीज में सम होता है ना, प्लस माइनस नजर आता है हमें, ये तो बात हमें समझ में आती है। सीक्वेंस से नॉर्मली कॉमा सेपरेटेड नंबर्स होते हैं, ये तो फर्क हमें पता है। लेकिन यहाँ हम अगर वैसे ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो ऑप्शन ए सेज दैट इज देयर एनी कॉमन डिफरेंस? नो। जीपी बात यानी ऑप्शन बी बात करें तो इज देयर एनी कॉमन रेशियो? नो। ऑप्शन सी की बात करें तो क्या इन टर्म्स को रेसिप्रोकल करने से भी बन गई? यस, बन गई। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। वेरी वेरी कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज, और काफ़ी स्टूडेंट्स ने जैसे जैसे स्टूडेंट करते रहे, वो मुझसे इस सबक के बारे में यानी उनसे रहा नहीं गया। हालांकि मैंने कहा था ना कि एक क्लास में डिस्कस करेंगे, तो टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो स्टूडेंट्स को सब्र नहीं हो रहा था कि सर ये बता दें, बस ये पता नहीं क्या एमसीक्यू था, और सर ये तो रेसिप्रोकल करेंगे। भाई एचपी और एपी का टर्म्स का तो आपस में कनेक्शन है ना, लेकिन इसमें ज़रा मैं पूछूंगा। आमना बेटा क्लास में है? आमना नहीं है? तो चलो कोई मसला नहीं है। और कोई स्टूडेंट बताना चाहेगा बेटा? शाह ने एक चीज़ कही। क्या मसला हो रहा था बेटा? कॉमन डिफरेंस सही तो है इसमें?
कॉमन डिफरेंस इसका बन रहा है ना 11/5। ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। कैसे? कोई, मैं यही कह रहा हूँ कि आपके पास आंसर तो है लेकिन कैसे, ये कोई बताएगा बेटा? हाँ, यू आर राइट, राइट, दैट्स द रीजन। और ये असल में ना इसमें हिडन, यानी ये वो कहते हैं ना आम लैंग्वेज में हम लोग के वर्ड यूज करते हैं, ओपन सीक्रेट। हाँ, पिज्ज़ा यहाँ जीरो, वही तो बात है ना, ओपन सीक्रेट वाली बात, कि ऐसा सीक्रेट है जो है तो ओपन लेकिन पता किसी को नहीं है। इसमें टर्म जीरो चेक करनी थी, ये था इस एमसीक्यू के अंदर टास्क। जीरो चेक करें, क्या जीरो तो नहीं आ रहा? नहीं, जीरो आ गया, अगर यानी जीरो आ गया 20th लोकेशन पे जाके जीरो आ रहा है, विच मीन्स इसमें एक टर्म अगर जीरो है तो उसका रेसिप्रोकल करके आप एपी नहीं बना सकोगे। क्लियर हो गई बात? मैंने भाई ये बात तो कंफर्म है, अगर एपी और एचपी में जीरो टर्म है तो वो रेसिप्रोकल नहीं हो सकता, ये बात तो कंफर्म है। इसमें खुद से बाय योर ओन एफर्ट्स यू हैव टू चेक इज देयर एनी टर्म विच इज जीरो। बस ये हमारा ये टास्क था और ये सोचने वाली बात थी। तो देखिए एमसीक्यू जैसे इसमें लिखे हुए मतलब यानी ऑप्शंस इस तरह से हैं, ए बी सी तो बिल्कुल सीधे सीधे, डी में उन्होंने बिल्कुल ना हमें, एक तो ए बी सी से अलग हो गया ऑप्शन डी, ठीक है बेटा। तो जीरो जो है उसमें आ रहा है, देखें एन की वैल्यू 20 आ रही है जीरो पर, इसका मतलब है टर्म जीरो है इसमें, उसका रेसिप्रोकल करके ए पी कैसे बनेगी बेटा? 1/0 तो नहीं हो सकता ना। दैट्स व्हाई दिस सीक्वेंस, दिस पर्टिकुलर हार्मोनिक प्रोग्रेशन, उसका करस्पॉन्डिंग एपी नहीं निकल सकता। क्लियर बेटा? जीरो आ गया, कैसे आ गया पिज्ज़ा एंड बाकी स्टूडेंट्स मुझे बता दें बेटा, समझ में आ गया ये वाले, ये एमसीक्यू था क्या और इसमें करना क्या था? तो जीरो नहीं पॉसिबल बेटा, बस इसमें यही थी बात। एट एमसीक्यू जो है कि पहला जो है हमारे पास फर्स्ट टर्म मिली हमें 3, सेकेंड टर्म थर्ड टर्म इक्वल है, तो सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म को इक्वल करते हैं। सेकेंड टर्म और ये टीएन का फॉर्मूला है ना, है ना, टीएन का फॉर्मूला लगाया मैंने, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये जो मेरे पास बनी बेटा थर्ड टर्म, वो ए प्लस टू डी और यहाँ पर ए प्लस डी, इक्वेट करें, ए कैंसिल हो जाएगा तो डी आ गया जीरो फाइनली। ऐसे ही बेटा। अब बी जीरो क्या मतलब, जो फर्स्ट टर्म है सेकंड टर्म भी वही है, थर्ड टर्म भी वही है और लास्ट में सारी टर्म्स वही है ना बेटा? यानी कोई भी आप टर्म जब कॉमन डिफरेंस ही नहीं है तो इसका मतलब जो फर्स्ट टर्म है हर टर्म वही है। जी बिल्कुल, ठीक है ना, तो सीधा सा एमसीक्यू। इसके बाद बेटा कोई ऐसा कोई खास वो नहीं है इस वाले 9 एमसीक्यू में, बस टी एन की जगह ये लगाना है, यानी एन की जगह ना जे माइनस के प्लस पी माइनस वन लगाना, तो वन से वन कैंसिल हो रहा है, और ये मेरे पास लोकेशन आ गई, ये कौन सी वाली, ए प्लस जे माइनस के प्लस पी और प्लस वन माइनस वन तो कैंसिल हो गया, बस बी, ये ऑप्शन आ गया। बस इसमें एन की वैल्यू लगानी थी, बस सही है, ये तो कोई इतना मुश्किल ऐसा एमसीक्यू था नहीं। बी करेक्ट है जी बिल्कुल। और ये क्या एमसीक्यू था बेटा? पर्टिकुलर टर्म ऑफ एन एच पी या जी, एच पी या ए पी कोई भी हो, हाँ कोई भी, हाँ वो बस जीरो होगा तो रेसिप्रोकल करने में प्रॉब्लम होता है, इस वजह से। ठीक है ना बेटा? ओके, ठीक है।
मैं 5 मिनट्स का ब्रेक दे रहा हूँ बेटा, 9:07 पर स्टार्ट करते हैं हम आगे का लेक्चर और यानी परमुटेशन कॉम्बिनेशन। सही है बेटा? अच्छा शहाब और जो स्टूडेंट्स हैं बेटा जो इसका कह रहे थे रिड्यूस सिलेबस का, उसमें देख लिया ना बेटा चैप्टर 7, यानी ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर देख लिया ना आप लोगों ने? हाँ, पहले ये चैप्टर पढ़ लेते साहब, मैं स्टूडेंट्स को थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ ताकि और भी कोई कंफ्यूजन हो रही है ना किसी टॉपिक में, जैसे जीपी हमने पढ़ा है और उसको कर लेंगे। पेपर हमारा कब है बाई मंथली का? 15 को है ना? 15 है ना? हाँ तो 15 से पहले पहले और उसको हम रिवाइज कर लेंगे। और बाकी स्टूडेंट से मैं ये कह रहा हूँ कि अगर चैप्टर 6 आपने कर लिया है, बाकी स्टूडेंट बाकी चैप्टर करके आप यहाँ चैप्टर 6 पे आ गए हैं, तो इसमें भी और कोई कंफ्यूजन है तो वो निकाल लेंगे, एक ही दिन रख लेंगे हम इसमें। इसको जो मसला है चैप्टर 6 का वो हल कर लें और ताकि आपका बायोमेट्री भी थोड़ा अच्छा हो जाए। और एक तो बात आ गई है ये वाली कि अर्थमेटिक का हम हमें रिवाइज करना है, ये बात तो हो गई। ठीक है बेटा, 5 मिनट्स बाद हम बात करते हैं।
ठीक है बेटा, स्टार्ट करें। क्लास में है बेटा आप लोग? ओके, हम लोग अभी बेटा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। क्या नाम है चैप्टर का? परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस एंड इंट्रोडक्शन टू द प्रोबेबिलिटी। अच्छा, नाम सुना है बेटा पहले आप लोगों ने, या किसी को आइडिया है इसका, किस चीज़ के क्या चीज़ होती है परम्यूटेशंस वगैरह, कॉम्बिनेशंस? किसी को है आइडिया बेटा क्या चीज़ होती है? नहीं। नकाश क्लास में नहीं है? एंड जिया मंसूर? अच्छा, देखिए पहले तो मैं वैसे ही बता दूं कि वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर, इसको मैं पढ़ाना बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। और इसकी वजह ये है कि नियरेस्ट टू प्रैक्टिकल लाइफ, नियरेस्ट, यानी आपको बाज़ाहिर बहुत सारे ऐसे सवाल नजर आएंगे, आप उसको प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। दूसरी बात, जैसे मैं आपको एक सी रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल देयर आर 8 टीम्स, और हर एवरी टीम हैज़ टू प्ले अ फ्रेंडली मैच विद रेस्ट ऑफ द वन। 8 टीम्स हैं तो एक टीम जो है वो रेस्ट ऑफ द टीम के साथ यानी 7 टीम के साथ खेलेगी। हाउ मेनी मैचेस आर पॉसिबल? ये एक काउंटिंग काउंटिंग का सवाल है, यानी काउंटिंग से रिलेटेड है। अब ये ऐसी काउंटिंग नहीं है जिसमें आप 1 2 3 ऐड कर दें। तो कुछ स्पेसिफिकेशन है, कुछ चीज़ें स्पेसिफिक हैं, उसके अंदर फिर हमें रह कर ना सोचना पड़ता है। बहुत हायर लेवल पर नहीं। हमारे अभी चूँकि ये फर्स्ट टाइम है और हमारे पास साहब, अब आवाज़ सही? जी साहब, आवाज़ सही है अब? ओके ठीक। तो हमारे पास अभी जो लेवल की है वो बहुत इंट्रोडक्टरी लेवल की है प्रोबेबिलिटी। लेकिन मैं वैसे ही एक आपको बताऊं, आगे जाके बहुत सारे स्टूडेंट्स ना वैसे इंजीनियरिंग कंटिन्यू करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स का माइंड चेंज हो जाता है किसी भी वजह से, वो दूसरी साइड पर आ जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कॉमर्स साइड पर ACCA या और कुछ, या CA वगैरह वगैरह। तो आप किसी भी फील्ड में हो बेटा, ये स्टैटिस्टिक्स की, मैथमेटिक्स की ब्रांच है स्टैटिस्टिक्स, उसकी उसके अंदर आता है परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। बेटा वहाँ पर, यानी आप जैसे इंजीनियरिंग में हो या कॉमर्स साइड पर हो, एक सब्जेक्ट आपको पूरे सेमेस्टर में ऐसा पढ़ाया जाएगा जिसका नाम कहीं प्रोबेबिलिटी है, कहीं स्टैटिस्टिक्स है, कहीं इंट्रोडक्शन टू द प्रोबेबिलिटी, अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है ना? तो इसको इसकी अहमियत इस वजह से भी बढ़ गई। यानी आप यूँ समझेंगे पूरे एक सेमेस्टर में, चाहे आप किसी भी साइड पर हो, पूरे एक सेमेस्टर में आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है जो जो इस नाम से होगा। मतलब मुख्तलिफ नाम है अलग अलग जगह पर, लेकिन ये चीज़ होगी। अब वो स्टूडेंट जो बिल्कुल भी, जिनको आइडिया ही नहीं होता इस चीज़ का, वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो बेशक हमारे पास अभी हमारे कोर्स या सिलेबस से रिलेटेड बहुत इंट्रोडक्टरी लेवल की है ये, उससे कोई मसला नहीं है। लेकिन ये कि बेसिक आइडिया होना भी बहुत बड़ी बात है ना भाई। हमने जब किसी ज़माने में ABCD सीखी, तो वो आज तक, मतलब आज तो हम ABCD तो किसी और फॉर्म में, जैसे वर्ड्स वगैरह ये वो सीखते हैं, लेकिन जिसने हमें ABCD सिखाई वो भी तो बहुत बड़ी बात है ना भाई। ABCD या और जो हमारे पास उर्दू के या किसी और लैंग्वेज के लेटर्स होते हैं, कंबाइन करके वर्ड्स बनते हैं ना। जी, बात करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा प्रैक्टिकल लाइफ से, फिर उसके बाद हम जो हमारे चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें ना ऐसा होगा कि ऐसा नहीं है कि आपको मैं फॉर्मूला बता के बस
तो कह दूँ कि भाई अब फॉर्मूला अप्लाई करते रहो। असल में यहाँ पर ना लॉजिक चलती है बेटा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आप देखोगे लॉजिक। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड कि भाई जैसे भी हमने सीक्वेंसेस एंड सीरीज में पढ़ा भाई एपी है तो बस यही फॉर्मूला लगाना है हर हाल में, कुछ भी हो जाए, बस हमारा काम था ए डी और एन निकालना और फॉर्मूला अप्लाई करो आंसर। इसमें ऐसा कुछ मतलब कुछ कुछ जगहों पर होता है लेकिन हर जगह पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर खेल है सारा लॉजिक का। ये अगर आपको लॉजिक समझ में आ गई तो बहुत आसान काम है ये, और बहुत विद इन। और फिर आप इसके क्वेश्चन भी देखिएगा, बहुत छोटे छोटे सवाल होंगे, इतने लेंथी नहीं होंगे। जैसे ईपी और जीपी में तो हम काफ़ी कभी कभी कुछ थोड़ा लेंथी आधे पेज एक पेज पर चले जाते थे, यहाँ इतना नहीं होगा। लेकिन सारा का सारा जो डिपेंडेंसी है वो होगी लॉजिक के ऊपर, कि आपको लॉजिक क्लियर हुई या नहीं, ये सारा मसला। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, प्रैक्टिकल लाइफ से एक एग्जाम्पल लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन जो है वो इनको हम नाम दे सकते हैं। ये बेसिकली काउंटिंग है, यानी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कह लें। ये सिर्फ ये बेसिकली हम करता है, यानी आपको सवाल ऐसे नजर, इन हाउ मेनी वेज वी कैन डू दिस, इन हाउ मेनी वेज वी कैन डू दैट, यानी इस तरह से आपको नजर आएगा या इस तरह से आपको सुनने को मिलेगा ज़्यादातर। आप देखिएगा अभी तो काउंटिंग है बेसिकली ना। अब काउंटिंग ये इतनी सिंपल नहीं है कि हम 1+2+3 कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप अभी देखिएगा। अच्छा, स्टार्ट हम करेंगे बेटा परमुटेशन से। स्टार्ट हम कर रहे हैं बेटा परमुटेशन से अंडर दी हेडिंग। तो परमुटेशन, परम्यूट मीन्स टू अरेंज समथिंग ना। तो परम्यूटेशन अरेंजमेंट, अरेंजमेंट का अगर हम क्या सिमिलर वर्ड दें, सिनोनियम बोलते हैं ना, है ना, सिनोनियम होता है ना बेटा, सेम वर्ड, सिमिलर वर्ड। तो वो अगर दें तो अरेंजमेंट है। ओ अच्छा, मैंने जैसे कहा कि बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड या वो नहीं कराऊंगा मैं आपको कोई मतलब हम इसमें ऐसा करेंगे कि कोई एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, सही ना बेटा। तो इसमें ऐसा होगा, एग्जाम्पल लिए हमने। जी जी बेटा, जितने स्टूडेंट थे मुइजुद्दीन और बाकी स्टूडेंट भी मार्क कर दी मैंने मार्क कर दी। ठीक है बेटा, ओके। तो अब ये एक मेरे पास सवाल है इस डिज़ाइन की। एक व्हीकल है मेरे पास इस डिज़ाइन की, इसमें आप ऐसे नंबर दे सकते हैं, अच्छा ना, यानी एक होगा लेटर ABCD Z तक, और यहाँ पर आएगा 0 1 इस तरह से ना। ये चीज़ ये पैटर्न है हमारे पास ना। नंबर प्लेट की डिज़ाइनिंग को जिस तरह से करनी है, तो सवाल हमारा सिर्फ ये है, यानी क्वेश्चन इज दैट कि हमें रेहान आप बताओ, आप सही है रेहान? अच्छा आप बताइए बेटा, आप सही है क्लास? अभी सही है? हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हमें इस डिज़ाइन के ऊपर चलना है बेटा, A0 A1 A2, यानी एक पहले लेटर आएगा और उसके बाद नंबर आएगा। 0 से लेकर 9 तक हम नंबरिंग कर सकते हैं, 0 से 9 इस तरह आगे बढ़ेंगे तो 5 6 7 8 9 भी आ जाएगा। इन हाउ मेनी वेज, ये सवाल है इसका, कितने वेज हमारे पास हैं इस पैटर्न के ऊपर हम नंबर प्लेट्स बना सकते हैं, कितनी टोटल नंबर प्लेट्स इस पैटर्न के हिसाब से हमें मिलेंगे, यानी। हाँ, मैं रिपीट कर देता हूँ बेटा। सर ये तो एग्जाम्पल दिए ना, मैंने एग्जाम्पल दिए बेटा, एग्जाम्पल है ये। इस तरह से आगे बढ़ बढ़कर हम
मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा। यस इब्राहिम, इब्राहिम मैं अभी आता हूँ इस जवाब के ऊपर। एक जवाब मेरे पास आया बेटा 260। मैं सवाल पूरा दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, समझ लीजिएगा, और भी स्टूडेंट्स जो क्लास के अंदर हैं। देखिए हम स्टार्ट ले रहे हैं परमुटेशन से, और परमुटेशन क्या है बेटा? अरेंजमेंट, बेसिकली ना, चीज़ों को तरतीब देना। तो इस स्टार्ट मैंने एक कॉन्सेप्ट से लिया, एक सवाल से लिया है कि मेरे पास एक नंबर प्लेट है जिसकी डिजाइनिंग ऐसे है कि एक लेटर आएगा और एक जो है नंबर आएगा। अब लेटर ए बी सी डी आप जेड तक कर दें। एग्जाम्पल के दौरान मैंने ए लिख दिया ना, सिर्फ डिज़ाइन बताना था कि किस तरह से वो हम मतलब किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं नंबर प्लेट को बनाने के लिए। अच्छा, जीरो से लेकर 9 तक हमारे पास डिजिट्स हैं, तो जीरो से लेकर 9 तक ऐसे चलेगा। फिर ए के बाद बी आएगा, सी आएगा, डी जेड तक जाएगा, और फिर 0 1 2 3 सबके साथ आता रहेगा। अच्छा, अब मुझे बताइएगा बेटा, इस जगह पर प्लेस करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है टोटल? बताइएगा बेटा। ए बी सी डी, कितने ऑप्शन हो गए मेरे पास? ए बी सी डी ई एफ बेटा। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज? ए बी सी डी ना बेटा, ए से लेकर, हाँ 26 है ना। तो ये 26 मेरे पास आ गया पहला ऑप्शन। सही है, राइट। ये पहला वाला समझ में आ गया ना बेटा सबको, कि ए से लेकर जेड तक। भाई और भी तो आएंगे ना, लिखना पॉसिबल अभी नहीं है मेरे लिए, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल से समझ लीजिएगा। बी आएगा, फिर इसके बाद जीरो, फिर इस तरह से ये आगे चलेगा, फिर इस तरह से सी आएगा, फिर ये से आगे चलेगा, और फिर एंड में फाइनली ये कुछ आगे जाकर ये डी भी आएगा बेटा, जेड भी आएगा। सब ये इस तरह से सिलसिला चलेगा। तो नंबर प्लेट्स, ठीक है ना। तो कितनी नंबर प्लेट्स बनी बेटा? पहले देखिए, नंबर प्लेट्स की काउंटिंग को आप छोड़ें, पहले मुझे ये बताइएगा कि ये जो ए से लेकर जेड तक है बेटा, कितनी हमारे पास क्वांटिटी है, कितने ऑप्शन है? नंबर ऑफ ऑप्शन आर 26। और जीरो से लेकर 9 तक मैं जाता हूँ बेटा, कितने ऑप्शन हो गए मेरे पास? यस क्लास, जीरो से लेकर 9। यस रेहान अली, राइट राइट, एक्सीलेंट। और यही मेरा जवाब है 26 × 10। 26 × 10 यानी 260। इसमें जो गौर करने वाली बात है ना बेटा, वो ये है, मैं इसको आगे एक और सवाल में कनेक्ट करूंगा बेटा। लीजा राइट, हाँ मोहम्मद शाह। अच्छा, आप मुझे बताइएगा, क्या मैं इस स्कीम पर चलते हुए, इस मेरे डिज़ाइन पे चलते हुए, क्या मुझे कोई 261st नंबर प्लेट बनाने का चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा? कैन आई मेक द नंबर प्लेट 261st विद दिस स्कीम ऑफ नंबर? नहीं मिलेगी बेटा मुझे। क्यों? क्योंकि आपने ये अंदाज़ा लगा लिया कि भाई इस स्कीम पर मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम, हाँ सारे कॉम्बिनेशन खत्म हो गए साहब, राइट। यानी मुझे ये बात समझ में, इससे ये समझनी है कि काउंटिंग जितनी आपने कर दी, पॉसिबल जितनी भी है, उसके बाउंड्री से बाहर आप नहीं जा सकते। सही है ना बेटा? जैसे यहाँ पर ये 260 में आ गई, एग्जॉस्ट हो गए ये सब। एग्जॉस्शन एक वर्ड कॉमन यहाँ पर यूज होता है, जिसका मतलब ये होता है कि भाई काउंटिंग खत्म हो गई। इस एग्जॉस्ट वाले वर्ड को संभाल कर रखिएगा, मैं आगे भी ये यूज़ करूंगा एक दो जगह पर। एग्जॉस्ट होना, तो ये वाला एग्जॉस्ट नहीं हम नॉर्मली डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। क्या मतलब है कि काउंटिंग खत्म हो गई थी, इसके बाद आपको कुछ भी नहीं मिलेगा ऐसा। अच्छा, अब मैं स्कीम चेंज कर रहा हूँ बेटा। अब आप लोग थोड़ा, ठीक है, आई थिंक सो क्या ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। मैं स्कीम चेंज कर रहा हूँ और आप लोग जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। ये है मेरे पास सवाल, A1, यानी मेरे पास यहाँ पर लेटर रखने का चांस है ए से जेड, यहाँ पर लेटर रखने का चांस है ए से जेड, और यहाँ पर जीरो से लेकर, अच्छा एग्जाम्पल दिए मैंने, ठीक है, तो जीरो से लेकर 9 तक है। कोई जब कोई कंडीशन ना दी जाए बेटा, जब कोई अशर कोई कंडीशन नहीं दी जाए ना, तो फिर यहाँ पर हम आज़ाद होते हैं। आज़ाद से मुराद जीरो भी आ जाएगा, 1 2 3 4 5, ये होता है अशर, है ना। लेकिन अशर अगर ये बोल देता ना कि भाई जीरो नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, तो ये यस मईशा राइट, यही है जवाब। और फिजा अगर बेटा 26 और 10 का ये जवाब आ रहा है तो करेक्ट है बेटा, बिल्कुल यही जवाब आ रहा है, राइट, एक्सीलेंट बेटा। और आपने बिल्कुल इसको वैसे ही समझा है जैसे मुझे इसको समझाना था। 676 और जीरो, राइट बेटा। अब मैं थोड़ा सा और इसको चेंज कर रहा हूँ, अब समझते जाइएगा बेटा। मैंने स्कीम ये कर दी बेटा, नंबर प्लेट का डिज़ाइन चेंज कर दिया। ए और 1 है नाउ। अब बताइएगा बेटा ज़रा जल्दी जल्दी। राइट राइट राइट, एक्सीलेंट एक्सीलेंट।
मुइजुद्दीन, मैंने इसमें ये कहा बेटा, मैंने ये कहा कि आप पहले वाला एग्जाम्पल देखो, नंबर प्लेट है मेरे पास इस तरह की ना कि एक लेटर आएगा और एक कोई नंबर आएगा, ए से जेड तक मेरे पास नंबर अलाउ है लिखने के लिए। और अगर मैं कोई ए से लेकर जेड तक, सॉरी अल्फाबेट है मेरे पास, और 0 से लेकर 9 तक नंबर है, तो यहाँ रखने के लिए यानी फर्स्ट पोजीशन पे रखने के लिए कितने ऑप्शन होगा मेरे पास? 26। सही है। और 0 से लेकर 9 तक टोटल कितने मेरे पास नंबर हैं? 10 नंबर है ना टोटल। मुइजुद्दीन है ना, 0 से लेकर 9 तक बेटा 10 मेरे पास नंबर्स हैं, तो 26 ये ऑप्शन है लेटर्स के, और 10 जो है नंबर्स के ऑप्शन है, तो 26 मल्टीप्लाई बाई 10, आगे मेरे पास 260 टोटल कार्स की नंबर प्लेट या जिसकी भी नंबर प्लेट बनेगी इस डिज़ाइन से। राइट मुइज, अब मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में ना बेटा जो आगे के जो मेरे पास सवाल हैं, तो मैंने स्कीम चेंज की, डिज़ाइन चेंज कर दिया, A1 कर दिया, 26 फिर 10, यहाँ पर और 3 मरतबा कर दिया तो 26 आया 3 बार, फिर 10। तो इसमें क्या होगा मुझे आप बताइएगा ज़रा। मुझे आप बताओ इसमें। सर ये 1 की जगह में 10 क्यों लाए, ये समझ नहीं आया था मुझे। मुइजुद्दीन, इसमें आप बताइए। ये जो डिज़ाइन है, 3 मरतबा लेटर्स आ सकते हैं और 2 मरतबा डिजिट्स आ सकते हैं, तो यहाँ पर जो मेरे पास बेटा लेटर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा मेरा। लेटर्स हैं कितने? 3 मरतबा ना, 26 26 20 या 26 का क्यूब, और 10 इंटू 10। मुइजुद्दीन। सर जी जी जी। सर मुझे ये समझ नहीं आया, अगर यहाँ पे हम 1 की जगह में 2 होता तो क्या यहाँ पे 20 होता? बोलो बेटा। अगर यहाँ पे ए 1 की जगह में 2 होता, इन नहीं नहीं, केस। में ये मतलब नहीं नहीं, मुइज इसका मतलब ये होता है बेटा, ए जो है ना एक लेटर है, एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है, अब वहाँ बी आ जाए, सी आ जाए, डी आ जाए, इस तरह से ना, तो A B C D जब आप करते रहोगे तो 26 तो टोटल आपके पास ऑप्शन है ना, ए से लेकर जेड तक 26 लेटर्स है ना बेसिकली, तो 26 ऑप्शन होगा वहाँ प्लेस करने के लिए। इसके बाद मेरे पास आ रहा है 0 1 2 3 4, अब ए के साथ में 0 भी लिख सकता हूँ, या मैंने एग्जाम्पल दी ना बेटा, ये एग्जाम्पल है, और ये तो देखिए सारे लिस्ट डाउन करने पॉसिबल नहीं है, लेकिन मेरे पास नंबर ऑफ ऑप्शन मुझे अंदाजा हो गया 0 से लेकर 9 तक कितनी काउंटिंग है, कितने नंबर है, 10 है ना, या 10 से मैंने मल्टीप्लाई किया इस वजह से, ये जो मैंने 26 और 10 किया ना इस वजह से किया है बेटा। वही सब बताओ। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है बेटा, और इसका आंसर आप लोग अब इसमें लिखते रहिएगा, और मुझे बस सिर्फ कंफर्म कर दीजिए कि ये वाला जो सवाल है इसका जवाब यही होगा, यस और नो, या इसमें कोई गलती तो नहीं हो गई। साहब वो मुश्किल काम है, मुश्किल हो सकता है वो भी, लेकिन है वो बहुत लेंदी काम, लेकिन वो हो सकता है, आपने जो सवाल किया ना वो हो सकता है, लेकिन वो लेंदी काम है। इज इट करेक्ट और नॉट क्लास, ये जो मैंने लिख दिया बेटा 26 का क्यूब और 10 का क्यूब, मुइजुद्दीन आप भी बताइए, बाकी स्टूडेंट भी बताएं, इज इट करेक्ट और नॉट? राइट। अच्छा, अब मेरे पास राइट साइड पे बेटा एक सवाल है, इन हाउ मेनी वेज अ सिंगल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अशर आप बताओ, सही है मेरी आवाज़? अशर ओके, अशर आ रही है मेरी आवाज़ या नहीं?
हाँ, तो ये सिंगल चॉइस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बेटा, जिसमें 4 ऑप्शंस मेरे पास हैं, जिसमें से एक करेक्ट है, बाकी 3 गलत है। तो अब इन हाउ मेनी वेज आई कैन आंसर दिस सिंगल क्वेश्चन, कितने तरीकों से मैं इसका आंसर दे सकता हूँ बेटा। एक एक सवाल है बेटा, 24 कहाँ से आ गए, थोड़ा सा सोचें सवाल के ऊपर। टोटल वेज कितने भाई, एक वक्त में क्या करूंगा मैं, एक वक्त में एक सही करूंगा ना। ए कर दिया मैंने ऑप्शन ए, फिर दूसरा ऑप्शन बी कर सकता हूँ, तीसरा ऑप्शन सी कर सकता हूँ, और चौथा ऑप्शन क्या कर सकता हूँ, बी कर सकता हूँ ना। तो चार वेज हो गए। लीजा एक कैसे हुआ बेटा, नहीं 4 वेज है ना मेरे पास। एक ऑप्शन ए को करने का, फिर दूसरा ऑप्शन बी को टिक कर दूं, ऑप्शन सी टिक कर दूं, ऑप्शन डी टिक कर दूं। एट अ टाइम तो एक है, लेकिन टोटल चारों मिलाएंगे ना। नहीं नहीं फिजा, यहाँ परसेंटेज की बात नहीं हो रही, यहाँ मैं सिर्फ मैं लिख रहा हूँ इन हाउ मेनी वेज आई कैन आंसर। राइट और रॉन्ग वो अलग अलग बात है। लीजा यहाँ ये पॉइंट क्लियर करने वाला है, यहाँ ये नहीं लिखा हुआ कि आप ना करेक्ट आंसर दें, आप सिर्फ ये लिखा हुआ है बस आप आंसर कर दें, सही गलत नहीं। ठीक है, अगर यहाँ लिखा हुआ होता ना कि सारे ऑप्शंस करेक्ट हो या सारे ऑप्शंस रॉन्ग हो, मुइजुद्दीन अटेम्प्ट एक ही करोगे एट अ टाइम, लेकिन अटेम्प्ट 4 वेज में कर सकते हो, यही मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। अटेम्प्ट एट अ टाइम एक ही होगा, लेकिन अटेम्प्ट आप ए को भी कर सकते हो एक ऑप्शन, दूसरा बी को कर सकते हो दूसरा ऑप्शन, सी को कर सकते हो तीसरा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन को कर सकते हो चौथा ऑप्शन, है ना। तो देयर आर 4 वेज टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। अच्छा, आपकी अभी क्लास कहीं और है बेटा, किसी और लिंक पर है? अच्छा यहीं पर है, तो फिर हाँ ये पॉसिबिलिटीज है, जी जी बिल्कुल। अब यहाँ सपोज करें 2 सवाल होते हैं बेटा, यही यही सेम चीज है मेरे पास, लेकिन 2 ऑप्शन होते हैं मेरे पास। अब क्या करते हैं बेटा, अब बोले देर आर 2 क्वेश्चन ऑफ दिस नेचर, 4 एक के ऑप्शन, नहीं नहीं मुझे 2 कहाँ से आ गए, एक एक एमसीक्यू को करने के 4 ऑप्शन है, तो पहले वाले के 4 और दूसरे वाले के भी 4। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे ऐड करेंगे, ये जरा समझना बेटा। आप यूँ समझें ज़रा, मैंने एक ए लिखा ए, अब इसके साथ क्या क्या ज्वाइन हो सकता है बेटा, दूसरे वाले का बी, A1 समझ लें कि पहले वाले का है, और B1 समझ लें, B2 समझ लें, या A2 समझ लें। सिक्सटीन वेज है, 16 है, बिल्कुल सही रहा शहाब, राइट। एक ये हो गया बेटा ए, यानी A1 से मुराद मेरी ये है कि पहले वाले का ऑप्शन ए मैंने सही एक ही है टिक, दूसरे वाले के ABCD ये सब बन गए ना। अब सपोज करें पहले वाले का ऑप्शन मेरे पास है B1, ये पहले वाले से मैंने B1 सिलेक्ट किया सिर्फ ना, हो जाएगा बेटा 4 ऑप्शन। मिसाल के तौर पे सी, और अब पहले वाले से मैंने डी जो है ना वो लिया। आया समझ में बेटा, इसका मतलब हुआ कि टोटल मेरे पास जो काउंटिंग आ गई वो कितनी आ गई, पहले वाले के ऑप्शंस कितने हैं बेटा 4, और दूसरे वाले के ऑप्शन 4 है, तो नंबर ऑफ ऑप्शंस मल्टीप्लाइड बाई ईच अदर। तो बेटा मैं वैसे बता रहा हूँ सर, सर
सर आफान आ गए हैं, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। जिस तरह से आप लोगों की लॉजिक्स आ रही है ना, वैसे उसको देख के मैं कह रहा हूँ बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे।